हो गई, स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो इस डेटा सेट में 60,000 इमेजेस हैं और 10,000 इमेजेस हैं, ये टोटल 70,000 इमेजेस हैं। इसमें से 60,000 इमेजेस पे जो है वो हम ट्रेनिंग करेंगे, और जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो 10,000 जो इमेजेस हैं उसके ऊपर हम फिर टेस्ट करेंगे कि वो कैसा ट्रेन हुआ। ठीक है, तो ये कहता है कि एमनेस को आप सॉल्व कर रहे हैं, यूँ समझ लें कि ये मशीन लर्निंग का हेलो वर्ल्ड होता है। इंतहाई बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ टर्म्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगी इन मशीन लर्निंग। अ कैटेगरी इन अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज अ क्लास। अगर कोई मैं क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज क्लासिफिकेशन। जब मैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैं कोई, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई बंदा आपके सामने आता है, तो आप फौरन से क्लासिफाई करते हैं कि यार आप इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, या ये आपका दोस्त है या नहीं है। कोई चीज़ आप खरीदते हैं, कोई आपको कीमत बताता है, तो आप क्लासिफाई करते हैं कीमत ज़्यादा है या कम है। तो आप लाइफ के हर स्टेप के ऊपर जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं, चीज़ों की क्लासेस बना रहे होते हैं, कैटेगरी में रख रहे होते हैं उसे। तो कैटेगरी जो है स्टैटिस्टिक्स में कैटेगरी कहलाती है, या हम मशीन लर्निंग में उसको क्लास कहते हैं। डेटा पॉइंट्स जो है वो सैंपल्स कहलाते हैं, स्टैट्स में भी और यहाँ पे भी। और वो डेटा जो हमने सैंपल लिया है वो किस क्लास का है, उस क्लास का जो नाम होता है वो उसका लेबल कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए मुझे। नहीं सर, ये समझ में नहीं है, जरा फिर से एक्सप्लेन कर ये दीजिए प्लीज। तो सर, देख, जी 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 सर, इसको बोलिए। दोबारा समझा दीजिए। जी सर। समझे 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 समझे। देखिए, हमारे पास जो डिजिट्स हैं 70,000 डिजिट्स हैं, और उनमें जो उनकी क्लासेस हैं वो 0 to 9 है। ठीक है, यानी कोई भी डिजिट उठाऊंगा वो या तो 0 होगा या 0 से लेकर 9 तक कोई डिजिट आएगा। इसका मतलब जो है कि हमारे जो डेटा सेट के अंदर कितनी टाइप्स हैं, 10 टाइप्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो टाइप्स हैं ये क्या है, हमारे पास क्लास है। क्या कहलाती है? कैटेगरी जो है वो क्लास है। जैसे हमारी क्लास हो रही है, अगर मैं जो है वो डेजिग्नेशन वाइज क्लास बनाऊं तो मैं एज अ टीचर हूं, आप एज अ स्टूडेंट हैं, 2 क्लास बनेंगी। अगर मैं जेंडर वाइज क्लासेस बनाऊं तो हम सबको मिला के कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगे। ठीक है, अगर मैं एज वाइज क्लासेस बनाऊं तो मुझे उसके लिए फिर जो है ना रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अच्छा, क्लास समझ में आ रही कि जितनी जिस जिस बेस पे हम क्या करते हैं उसको सेपरेट करते हैं, जिस बिहाफ पे, उससे क्लास बन जाती है। तो अब जो डेटा सेट पड़ा हुआ है 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस का, अगर मैं वो आपसे कहूँ अलग अलग करें तो आप सारे 0 एक तरफ करेंगे, सारे 1 एक तरफ करेंगे, सारे 2, सारे 3, सारे 4, तो आपके पास कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, आपके पास कितनी जो है ना वो बॉक्सेस बन जाएंगे, वो आपके पास 10 बॉक्सेस बन जाएंगे। इसका मतलब ये कि देयर आर 10 क्लासेस। ये पहली बात होगी। डेटा पॉइंट्स आर कॉल्ड सैंपल्स। जो डेटा है जाहिर है जो हमारे पास है वो सैंपल्स कहलाता है। और कौन सा जो डेटा है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, जैसे ये इमेज नजर आ रही है आपको, फर्स्ट वन जिसपे मैं कर्सर अपना घुमा रहा हूँ, ये फर्स्ट इमेज नजर आ रही है, ये बिलोंग करती है कौन सी क्लास से? 0 क्लास से, क्योंकि ये इमेज है ना, नंबर तो नहीं है ना। तो ये बिलोंग करता है 0 क्लास से, ये बिलोंग करता है 2 क्लास से, ये बिलोंग करता है 4 क्लास से, ये बिलोंग करता है 3 क्लास से। तो जिस क्लास से बिलोंग करता है वही उसका लेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? लेबल कहलाता है। ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको कोई और इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कहता हूँ कैट्स। ठीक है, ये मेरे पास जो है ना वो कैट्स की जो इमेज आ रही है।
अब ये एक एनिमल है, लेकिन ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? कैट की क्लास से बिलोंग करता है। इस एनिमल का लेबल क्या है? कैट है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ डॉग, तो इस एनिमल का जो लेबल है वो क्या होगा? डॉग होगा। तो इसी तरह जो इमेज मुझे दिखाई जा रही है, इस इमेज का लेबल क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल है जो मुझे दिखाया जा रहा है, वो जिस क्लास से बिलोंग करता है, अगर वो 0 की क्लास से बिलोंग करता है तो वो 0 उसका लेबल होगा। आगे बात समझ में? मतलब सर अभी जो आपने लास्ट अभी एग्जांपल समझाई कि एनिमल जो है वो एक क्लास है और डॉग उसका एक लेबल है। नहीं, एनिमल तो डेटा सैंपल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एनिमल जो है अब उस डेटा डेटा, सैंपल है। हाँ, अब उस डेटा सैंपल, भाई इसको आसान जबान में यूं समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक चीज बना देता हूँ कि लाइक मेरे पास ये बहुत सारा जो है ना डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है। ये मेरे पास एक बॉक्स के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना यहाँ पे डब्बे रखे हुए। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये जो पहला डब्बा है ये 1 के लिए, दूसरा डब्बा है 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है, 6 के लिए एंड सो ऑन। अब ये मैंने यहाँ पर 7, 8, 9 और 0, मैंने यहाँ पर ये 10 डब्बे बनाए हैं। 10 क्यों बनाए? क्योंकि मुझे पता है मेरे डेटा में जो नंबर्स हैं वो इनमें से ही एक होगा। अब ये मेरा डेटा सैंपल, ये मेरा डेटा, ये मेरा टोटल डेटा है। उसमें से मैंने किसी एक सैंपल को सिलेक्ट किया। ठीक है। मैंने कहा अभी ये सैंपल है, लाइक ये सैंपल मैंने सिलेक्ट किया। अब ये सैंपल कौन सी वाली क्लास से बिलोंग करता है? ये सैंपल जो है बिलोंग करता है इस वाली क्लास से। लिहाजा ये जिस क्लास से बिलोंग करता है, तो इस क्लास का जो नाम है, इस क्लास का जो नाम है वो इसका लेबल होगा। बात समझ में आई? यस सर, यस। ये जिस क्लास से बिलोंग करता है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वही कैटेगरी का नाम इसका क्या होगा? लेबल होगा। ठीक है। क्योंकि ये इस हम हमारे लिए तो ये हमें नजर आ रहा है 2 लिखा हुआ है, सिस्टम के लिए तो ये इमेज है ना। सिस्टम डजंट नो कि इस इमेज में 2 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है। सिस्टम को तो हम बताएंगे कि तुम क्या देख रहे हो। जब ये सिस्टम यहाँ से आएगा, इसको ये इमेज दिखाऊंगा, साथ साथ लेबल बताऊंगा कि भाई ये जो इमेज है ये इसकी है, ये 2 की इमेज है। ओके हुई बात? जी सर, ठीक। अच्छा जी। अब सीन ये है कि हम काम शुरू करते हैं। काम हमने ये करना है, अब हमने मॉडल बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, और उसमें हमने जो है वो चीजें जो है वो सीखनी है। चलो, पहली लाइन जो आपको यहाँ नजर आ रही है वो डेटा सेट लोड करने की है। ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी की, यहाँ की। ये कह रहा है केरास के अंदर डेटा सेट्स में जाओ और एमनेस वाला डेटा सेट लोड कर लो।
इसका मतलब ये है कि केरस ने या टेंसरफ्लो ने बहुत सारे डाटा सेट जो है वो लाइब्रेरी के साथ पैक करके दिए हुए हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले डाटा सेट, तो वो हमें कहीं और से एक्सटर्नली लोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इसको चलाऊंगा। ये कनेक्ट होके लोड हो जाएगा। तो सर ये जुपिटर नोटबुक पर इतने ज्यादा देर क्यों लगाता है अगर इसी को लोड करे टेंसरफ्लो हो गया? नहीं, डाटा ज्यादा होता है, टाइम तो थोड़ा सा लेगा। अच्छा, आप चूंकि अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो आप यहाँ पर जब आप जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे तो आप जब टेंसरफ्लो 2 इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा tensorflow.keras। ठीक है, तो उससे भी चल रहा है और अभी इससे भी चल रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोकल पे नया टेंसरफ्लो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको खाली केरस नहीं लिखना पड़ेगा, तो tensorflow.keras करना पड़ेगा। अच्छा जी, डाटा सेट हमारे पास आ गया, हमने जो है वो इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ, अगली लाइन में उसने कहा डाटा सेट लोड करो, और लोड करने के बाद एमनिस का जो डाटा सेट हमने इंपोर्ट किया है इसको लोड करो। लोड करने के बाद इसको अनपैक करो दो दो टपल्स बना के। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या अनपैक हुआ है। ये डाटा जो है वो लोड कर रहा है, इंपोर्ट होने के बाद पूरा हो। अब इसने दो टपल दिए, ट्रेन इमेजेस और उनके लेबल्स, टेस्ट इमेजेस और उनके लेबल्स। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि ट्रेन में हमारे पास जो है ना कितना डेटा आया है, और टेस्ट में हमारे पास जो है वो कितना डेटा आया है, ये यहाँ दिखा रहे हैं। ट्रेन इमेजेस की शेप चेक करते हैं तो हमें नजर आ जाएगा कि भाई हमारे पास ये 3 डायमेंशनल नंपाई एरे है। क्या है भाई ये? 3 डायमेंशनल नंपाई एरे। कैसे पता चलेगा नंपाई एरे है? इसकी टाइप चेक कर लूं तो मेरे पास ये बता देगा कि भाई ये नंपाई एनडी एरे है। इसकी ट्रेन इमेजेस की एन डायमेंशन चेक कर लूं, ये सब आपने नंपाई में किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता चल जाएगा इसकी 3 डायमेंशन है। अच्छा, ये इमेज जो है वो किस फॉर्म में हमारे पास आ रही है? अच्छा, जब हम अपने किसी डाटा सेट पर, अच्छा मेरी हर बात को आपने बहुत तामुल से जो है ना वो सुनना भी है और उसको समझना भी है, इसलिए बहुत आराम आराम से एक एक जुमला कह रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आए और आप परेशान ना हो। ये डाटा सेट क्योंकि बिल्ट इन डाटा सेट है, ठीक है, तो ये बिल्कुल रेडी फॉर्म में तैयार डाटा सेट है, इसमें कोई गलती नहीं है, सारी चीजें नहीं है। तो वो जो डाटा के प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, डाटा लोड करना, डाटा को क्लीन करना, कलेक्शन, क्लीनिंग और एरर्स निकालना, उसमें से मिसिंग वैल्यू निकालना, नल वैल्यूज निकालना, उसको एडजस्ट करना, ये सारा काम जो है वो इन्होंने करके रखा हुआ है। यानी 50% आपका मसला जो है वो इन्होंने पहले हल करके रखा। ठीक है, अच्छा, और अगर आप रियल लाइफ में डाटा लेंगे इमेजेस का और उसे प्रोसेस करने जाएंगे तो आपको इमेजेस को पहले numpy के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी लास्ट numpy की क्लास के अंदर आपको दिखाया था कि इमेज किस तरह से numpy में कन्वर्ट होती है और उससे वापस कैसे इमेज में तब्दील होती है, एरे से इमेज, इमेज से एरे। तो इन्होंने वो भी करके आपको दिया हुआ, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये 3 डायमेंशनल जो है वो हमारे पास डाटा के 60,000 इमेजेस हैं और उसमें 28 रॉस एंड 28 कॉलम्स हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये किस शक्ल में है। ये इस शक्ल में है 3 डायमेंशन में। ये हमारे पास एक इमेज है जिसका साइज है 28 रॉस एंड 28 कॉलम्स। अच्छा, और ये दूसरी इमेज है
ठीक है, ये हमारे पास तीसरी इमेज है, ये हमारे पास जिस तरह हमने 3D मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल उसी तरह से 3D नंपाई एरे में ये बातें मैंने आपसे डिटेल में की थी। ये हमारे पास चौथी इमेज है, और ऐसे ही भाई चलते चलते यहाँ तक अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं तो कितनी इमेजेस होंगी, इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, 60,000। ठीक है, और क्यों ये डेप्थ 60,000 होगी और हर इमेज का जो रो और कॉलम है वो 28,28 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना इस पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट की शेप आ रही है। कोई सवाल इसमें? सर जी ज़रा भाई, वापस आएगा अपने कमांड पे, ज़रा वापस आएगा ज़रा उस पे लगा करे कोड लैब पे वापस आएगा सर लैब पे ज़रा। वापस आ गए। ठीक है सर, ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा ज़रा थोड़ा। सर ये जो आपने एक सिंटैक्स है जिसमें हम जो कर रहे हैं mnst.load हम इसमें से हाँ, डेटा लोड करवा रहे हैं टपल की फॉर्म में या इसको टपल में स्टोर करवा रहे हैं, ये जो लाइन ज़रा नहीं थोड़ा सा। नहीं, देखो देखो, हम ये जब हमने फंक्शन चलाया ना mnest डॉट जी लोड डेटा, जी हाँ, तो ये लोड फंक्शन कर रहा है, डेटा सेट में से लोड हो रहा है। ठीक ये है सर। फंक्शन जो है वो कुछ चीजें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अच्छा, याद है ना, ठीक है। फंक्शन जब सही रिटर्न सही। करता है और वो ज्यादा चीजें होती हैं तो वो किस हम्म। फॉर्म में रिटर्न आती है, टपल की फॉर्म में आती है। टपल की फॉर्म में आती है, सही। ये हमने उसकी सेटिंग बना के क्या कर लिया है यहाँ पर, ट्रेन क्या का सर? टपल, ट्रेन की लेबल्स और उनकी इमेजेस का टपल अलग कर लिया, टेस्ट की इमेजेस और लेबल्स उनका टपल क्या कर लिया, अलग कर लिया। अच्छा, मतलब हमने दो एरे बना लिए हैं उसमें से, क्योंकि वो इतना बड़ा डेटा सेट है, हमने उसमें से दो एरे उठा हमने लिए हैं। हमने नहीं बनाया है, हमने अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बनाया, मतलब ये बना हुआ है, वहां सॉरी, हाँ बना। हाँ, बना हुआ है, बस सिर्फ हमने यहाँ पर उसको क्या कर लिया है, कैच कर लिया है। सही सही, तो उसको अच्छा मतलब इसमें क्योंकि अच्छा, हमारा यही होता है ना कि उसकी तरतीब भी यही रहेगी, ट्रेन ट्रेन टेस्ट टेस्ट, क्योंकि अगर आप तरतीब आगे पीछे करेंगे तो जाहिर है वहां से वो पहले इंडेक्स वाली वैल्यू इसमें आनी है, 1 हम्म। इंडेक्स वाली इसमें आनी है, 2 इंडेक्स वाली इसमें आनी है, अगर यहाँ से आगे पीछे कर देंगे तो उनके नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही याद है ये सही। बात? अगर मैं यहाँ दोबारा दिखा दूं, लेट्स सी कि मेरे पास जो है ना वो एक टपल है, ठीक है, ये मेरे पास एक टपल की फॉर्म में डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब बात ये है कि एक मैं ले रहा हूँ ट्रेन, एक मैं ले रहा हूँ ट्रेन लेबल्स, कॉमा, एक मैं ले रहा हूँ टेस्ट, और एक मैं ले रहा हूँ टेस्ट लेबल्स इज इक्वल टू ए। अब मैंने जो डेटा ए में है उसको मैं तरतीब के साथ भेज दिया, मैंने किसके अंदर, ये चला दिया, तो चला दिया तो भाई क्या हुआ यहाँ पर, टी आर के अंदर ये आ गई वैल्यू। ठीक है, टी लेबल के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, टेस्ट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, और लेबल के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूंगा तो फिर नामों की गड़बड़ हो जाएगी ना, वैल्यू तो वही रहेगी, उसी तरतीब से जाएगी जिस तरतीब से यहाँ रखी है, लेकिन अगर मैं यहाँ ट्रेन की बजाय टेस्ट ले लूंगा तो मेरा नाम जो है वो टेस्ट वाला जो है उसमें 60,000 इमेजेस हो जाएंगी। याद आई बात? अच्छा, सही सही, ठीक है सर। ये मतलब ये हमें याद रखना ज़रूरी है कि इंडेक्सिंग और उसकी लेबलिंग वही होनी चाहिए, वरना फिर हमारा डेटा जो है वो गलत डेटा रिटर्न लेकिन करेगा। यहाँ पर अभी हम इसलिए उन्होंने हमें करके नहीं दिया, उन्होंने हमें डायरेक्ट कमांड दे दिया चला दो, इस तरतीब से आ रहा है। ओके, अच्छा, सही। ट्रेन इमेजेस और टेस्ट इमेजेस जो है, हमने ट्रेन ट्रेन डेटा देख लिया, 60,000 इमेजेस हैं और 28 by 28 और पूरा नंपाई एरे है, ये इमेज की शक्ल में नहीं है कि मैं खोलूं, और वो मैंने बता दिया कि आपको नंपाई की शक्ल में डेटा यूं मिला है, सारी की सारी मैट्रिक्स है। जी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अच्छा यही जो मैंने ट्रेन पे काम किया है यही आप टेस्ट के लिए कर लें। पहले मैं, अच्छा अब मैं लेबल चेक करता हूँ क्या है, ट्रेन इसको
ट्रेन अंडरस्कोर शेप्स हो गया, ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स, लेबल्स का डाटा सेट उठाया मैंने। ये देख, ये कह रहे आ रही है, ये बता रहा है कि पहली जो इमेज होगी वो किस क्लास से बिलोंग करती है, 5 की क्लास से बिलोंग करती है, यानी इसका लेबल क्या हो गया भाई, 5 हो गया। दूसरी जो इमेज होगी वो क्या होगी भाई, 0 की क्लास से बिलोंग करेगी। तीसरी जो इमेज है वो 4 की क्लास से बिलोंग करेगी, इसलिए उसका लेबल कितना है भाई, 4 है। ये बात समझ आई। ट्रेन और टेस्ट दोनों लेबल्स, ट्रेन लेबल्स और ट्रेन इमेजेस हमने देख ली। यही काम टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, आप जब करिएगा तो देख लीजिए। अब हम अपना नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इधर नेटवर्क बनाया है, मैं इसी नेटवर्क कॉपी कर रहा हूँ। क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर अब देखते हैं। अपने नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो हम डिफाइन कर रहे हैं, आर्किटेक्चर बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया इन्होंने किया अभी, अच्छा मैं यहाँ पर हर जगह जगह पे टेंसर फ्लो डाल देता हूँ, क्योंकि आप जब लोकल पे करेंगे तो आपको टेंसर फ्लो लिखना पड़ेगा। टेंसर फ्लो डॉट कैरास में से हमने कहा मॉडल इंपोर्ट कर लें और लेयर्स इंपोर्ट कर लें, 2 चीजें इंपोर्ट की हैं। प्लस ये इंपोर्ट के बाद पहले मैंने इंपोर्ट चलाया, ये क्या कह रहा है अभी, अच्छा स्पेलिंग गलत हुई, टेंसर फ्लो ने कैरस के मॉडल्स इंपोर्ट किए और कैरस की लेयर्स इंपोर्ट की। अच्छा यहाँ पर क्या करता हूं मैं, अब मैंने कहा भी मॉडल्स में से कौन सी टाइप का मॉडल बनाना है, सीक्वेंशियल टाइप का मॉडल बनाना है। अब सवाल ये है कि सीक्वेंशियल टाइप का मॉडल जो है वो क्या होता है। सीक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस होता है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल एक लेयर है, इसके सामने सीक्वेंस में दूसरी लेयर आएगी, तीसरी लेयर आएगी, चौथी लेयर आएगी, यानी इसके सामने, इसके फ्रंट पे हमेशा जो है वो एक एक लेयर जो है वो सीक्वेंस में चलती रहेगी। जितनी भी लंबी ले जानी है वो बाद में देखेंगे, इसलिए इसको सीक्वेंशियल कहते हैं। अच्छा, बाज हमारे पास जो आप बहुत एडवांस जब पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई हमारे पास सीक्वेंशियल के अलावा भी मॉडल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर 2 लेयर भी आ रही हैं कि डाटा इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो वो बात की बात है। अभी हमारे पास ये सीक्वेंशियल मॉडल हमने जो है वो यूज किया है। ठीक है, इसी सीक्वेंशियल मॉडल को हम जो है वो पढ़ते रहेंगे अभी थोड़ी देर तक। अब मॉडल तो हमने बना लिया, उसका नाम मैंने नेटवर्क रख लिया, यानी ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम नेटवर्क रख लिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब उस नेटवर्क के अंदर, यानी यूं समझ लो कि आई हैव कॉल्ड अ मॉडल, ये मेरा मॉडल हो गया। इस मॉडल के अंदर ये इस मॉडल का नाम जो है वो क्या हो गया, नेटवर्क। ठीक है, अब इस नेटवर्क के अंदर जाहिर है मुझे क्या लगानी है, लेयर्स लगानी है। ठीक है, कितनी लेयर लगाऊंगा, कितनी बड़ी लगाऊंगा, लंबी कितनी होगी, ये सब मेरे कंट्रोल में। ठीक है, लेयर्स मुझे लगानी है जिससे मेरा नेटवर्क जो है वो मुकम्मल होगा। तो क्या किया, लेयर लगाने के लिए हमने कहा भाई नेटवर्क ऐड करो। क्या ऐड करो, क्या ऐड करो भाई, नेटवर्क आप लेयर्स ऐड करो, लेयर्स ऐड करो। और लेयर भी कौन सी टाइप की ऐड करो, डेंस टाइप की लेयर ऐड करो। कौन सी टाइप की, डेंस टाइप की। डेंस टाइप की लेयर्स क्या होती हैं, इस वर्ड को भी समझ लें। ना बहुत कुछ इसमें भी आपने सीखना और समझना है, नई नई वर्ड जो वो आ रहे हैं,
मैं यहाँ पर आपको न्यूरल नेटवर्क दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये डेंस, देखिए ये एक नेटवर्क नजर आ रहा है, ये वाला नेटवर्क, ये नेटवर्क डेंस नहीं है। अच्छा मैं भी समझाता हूँ क्यों नहीं है। ये वाला डेंस नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें किसी भी लेयर की एक नोड अपनी सामने वाली लेयर की हर नोड से कनेक्ट लाजमी होती है। यानी ये जो ब्लू नोड है, इसके लिए फर्ज है डेंस लेयर में कि ये अपने सामने वाली जितनी भी ग्रे कलर की नोड्स हैं सबसे कनेक्टेड हो। तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये डेंस नहीं होगा। मैं इस वाले नेटवर्क को ले लेता हूँ, ये वाले को ले लेता हूँ। ये रेड वाली देखो ब्लू से कनेक्टेड है, ये रेड ब्लू से कनेक्टेड है, रेड ब्लू से कनेक्टेड है, और रेड ब्लू से कनेक्टेड। यानी इस वाली जो इनपुट की पहली नोड है वो अगली लेयर की चारों नोड से कनेक्ट है। दूसरी वाली को चेक करते हैं, ये भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, दूसरी भी चारों से कनेक्टेड है। तीसरी को चेक करते हैं, ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी। तो अब इसके अंदर मैंने देख लिया कि मेरी जो लेयर है वो कैसी लेयर है, डेंस लेयर है, क्योंकि ये फुली कनेक्टेड है। फुली कनेक्टेड होना और डेंस होना ये एक ही बातें हैं, ठीक है ना। तो हमने अपने नेटवर्क को बोला है आपने जो है वो कौन सी लेयर ऐड करनी है, आपने डेंस लेयर ऐड करनी है। अच्छा अब लेयर जब डेंस ऐड करोगे तो वो भी कुछ चीजें मांगती है आपसे। वो क्या चीजें मांगती है, वो आपसे मांगती है कि भाई मेरे अंदर मेरी हाइट क्या होगी, ठीक है, मेरी हाइट क्या होगी, ठीक है, मेरी हाइट क्या होगी। यानी हाइट का मतलब ये है कि मेरे पास न्यूरॉन कितने होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे। एक लेयर ये बन गई जिसमें 3 न्यूरॉन्स हैं। मैंने एक लेयर और लगाई जिसमें 2 न्यूरॉन है, ठीक है। मैंने एक और लेयर लगाई जिसके अंदर फिर 1 न्यूरॉन है। अब यहाँ पर जो है ना हमने 3 लेयर्स लगाई हैं। पहली लेयर में 3 न्यूरॉन्स हैं, दूसरी लेयर में 2 न्यूरॉन है, और इस लेयर में जो है वो 1 न्यूरॉन है। तो इसी तरह यहाँ पर भी इसको बताया जा रहा है कि भाई जो लेयर ऐड हो रही है उसके अंदर कितने न्यूरॉन होंगे, 512 यूनिट्स होंगे, 512 न्यूरॉन्स होंगे पहली लेयर में। अब इसी लेयर को अगर मैं बनाना शुरू करूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इसको मैं यूं कहता हूं कि ये मेरे पास इनपुट आएगा कहीं से। अभी इनपुट की बात मैंने की नहीं है, ये मेरे पास इनपुट आएगा मॉडल के अंदर, ठीक है। पहली लेयर जो है उसके अंदर मेरे पास चलते चलते, और अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊं तो हमारे पास ये होंगे 512। अगर नंबरिंग देखूं तो ये हमारे पास पहली लेयर है, 512 न्यूरॉन होंगे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं वापस यहाँ पे। यहाँ पर क्या एक चीज लगी हुई है यहाँ पर, एक्टिवेशन। अभी इसके ऊपर मैं बाद में जो है ना वो तसल्ली से गुफ्तगू करूंगा। यहाँ आता हूँ इनपुट शेप के ऊपर। इनपुट शेप में लिखा हुआ है 28 मल्टीप्लाई बाय 28, इसको मल्टीप्लाई को आगे में डायरेक्ट 784 लिखा हूँ जी। सर कोई रूल है कि हम अभी नया जब अपना ये मॉडल बनाएंगे उसमें कितनी लेयर और नंबर ऑफ न्यूरॉन पर लेयर कैसे चूज करेंगे फर्स्ट अभी टाइम बता जब रहा हूँ, मॉडल? अभी बता रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, मेरी इनपुट शेप जो है वो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 लिखी हुई थी, यानी 784 मल्टीप्लाई होकर वो 784 बन जाएगा। यानी मेरे मॉडल के पास जो डाटा आएगा पहली लेयर में, इनपुट लेयर से, उसके अंदर 784 वैल्यूज होंगी। यानी क्या कह रहा हूं, आपको पता है कि हमारे पास जो एक इमेज है वो कितने साइज की है, 28,28, यानी उसमें 28 कॉलम्स एंड 28 रॉज है। तो टोटल पिक्सल्स कितने हो जाएंगे भाई? 999। टोटल पिक्सल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 28 कॉलम्स और 28 रॉज, तो कितना हो जाएगा? 28 मल्टीप्लाई बाय 28, दिस बिकम्स 784। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इमेज मॉडल के अंदर जा रही होगी तो वो इमेज जो 2x2 की शक्ल में, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये जो चीज लिखी हुई है शेप में, ये किस ऐसा शेप कब आता है? आपको मैंने पढ़ाई थी ये बात, ऐसा शेप कब आता है? जब हमारे पास नमपाई एरे की डायमेंशन कितनी होती है भाई? जल्दी बताओ। सुने 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 सुने, जब मैं यहाँ पर np.a रेंज मैंने कहा जी 16, तो मैंने कहा रीशेप करो, ठीक है, 4,4 में, और ये मेरे पास एक यहाँ पे आ गई क्यू में, ये क्रिएट हो गई, क्यू क्रिएट हो गई। अच्छा, एमपी जो है वो इम्पोर्टेड नहीं किया हुआ मैंने, इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np, क्यू क्रिएट हो गया। अच्छा भाइयों, क्यू की अगर मैं शेप बताऊं तो क्या होगी? 4,4, यही शेप होगी ना? अच्छा, अगर मैं np.a रेंज से सिर्फ ये क्रिएट कर दूं, अब क्यू की शेप क्या होगी? 16, क्या शेप आ रही है भाई? 16, इसका मतलब ये है कि ये जो है वेक्टर बन गया, 1 डायमेंशन वेक्टर, बिल्कुल सही बोला, वेक्टर 1D। और अगर Q जो है वो np.a रेंज हो जाए 16 डॉट रीशेप 4,4, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? टेंसर या मैट्रिक्स 2D। तो अब मैंने आपको पढ़ाया भी था ये बात कि जब वेक्टर होता है तो उसकी डायमेंशन ऐसे आती है, एंड इट टेल्स कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 16 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो हो रहा है भाई 784, इसका मतलब ये है कि वी विल हैव अ वेक्टर ऑफ 784 वैल्यूज, 1 डायमेंशन वेक्टर होगा। लेकिन चूंकि हमारी इमेज तो 2 डायमेंशन है, तो इसका मतलब ये है कि इधर आने से पहले ये 2 डायमेंशन इमेज, ये 2 डायमेंशन इमेज इधर आने से पहले क्या बन जाएगी भाई? क्या बनेगी? 1 डायमेंशन बन जाएगी। जब 1 डायमेंशन में रीशेप हो जाएगी तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज होंगी? 784 का ये वेक्टर होगा जो इनपुट में जाएगा। अब क्योंकि 784 वैल्यूज हैं, अब इनपुट जब जाएगा इसके अंदर भाई, तो इन 784 वैल्यूज में से, सॉरी, अब हमारे पास यहाँ जो इनपुट न्यूरॉन्स होंगे वो कितने होंगे भाई? तो हमारे पास 784, हर पिक्सल के लिए एक न्यूरॉन होगा। क्या कह रहा हूं मैं? हर पिक्सल के लिए एक न्यूरॉन होगा। बात समझ आइए? तो अब हमारे पास
और फिर क्या होगा, ये जो एक न्यूरॉन है इसके लिए लाजमी है, क्योंकि डेंस लेयर है, तो ये एक न्यूरॉन लाजमन सबसे क्या होगा, पूरे 512 से क्या होगा भाई, कनेक्टेड। कनेक्ट होगा, पूरे 512 से कनेक्ट होगा कनेक्ट ये। होगा। अब एक बात का अंदाजा लगाएं कि इमेज के केस में प्रोसेसिंग कितनी एक्सपोनेंशियल और इनॉर्मस है कि हर एज के ऊपर एक W जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो एक नोड के लिए ही टोटल कितने W जनरेट हो गए, 512। और कितनी नोड्स हैं, 784। जरा अंदाजा करें कि इनपुट से सिर्फ एक लेयर पे जाने में, जरा कोई मल्टीप्लाई करके बताए कितना आंसर आ रहा है भाई, कितने W जनरेट हो रहे हैं, 4 लाख। चार लाख 1,408 है यस सर। ये तक, 4,01,408 W जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको, जी जब सर। मैंने एक एग्जाम्पल करवाई थी उसके अंदर कितने W थे बेटा, कितने W थे, हाइट और वेट वाली जो एग्जाम्पल करी थी हमने, उसके अंदर एक ही इनपुट था X और एक ही आउटपुट था Y, तो वहां पर सिर्फ एक ही W था जो हम एडजस्ट कर रहे थे, याद आया। यस सर। यहाँ एक ही लेयर के अंदर 4 लाख W हो गए। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ही मतलब कंट्रोल तो खैर बहुत ही कंट्रोल वाला वर्ड हो जाएगा, मतलब हम इसको अज्यूम ही नहीं कर सकते कि क्या क्या कैसे करेंगे हम, अगर अब करने बैठ जाए नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्या है, अब दूसरों की बारी, इसकी बारी, इसकी बारी, तो इतने पैरामीटर जनरेट हो गए और साथ साथ हर नोड के ऊपर एक बायस भी लगेगा। तो भाई बायस भी ऐड करो इसके अंदर, 512 बायस बन जाएंगे इधर, 408 और 512 920 हो गए टोटल। इस लेयर पे जो है 920, 4,01,900 यानी 4,02,000 पैरामीटर जो है वो नेटवर्क जो है वो जनरेट कर रहा है। अब आ जाए यहाँ पे, तो इनपुट शेप में जो इमेज आएगी वो वेक्टर की शक्ल में कन्वर्ट होके आएगी, क्योंकि उस इमेज का साइज 28x28 है, लिहाजा उसमें 784 वैल्यूज होंगी। लिहाजा हमने यहाँ इसको बता दिया है कि लेयर तुम्हारे पास जो इनपुट आएगा वो इस शेप का होगा और उसमें इतनी वैल्यूज होंगी, और वो आगे मैंने डिफाइन कर दिया कि कितनों से कनेक्टेड होगा, 512 से कनेक्टेड होगा। अब किसी ने सवाल पूछा सर 512 ही क्यों रखा है, या हमें कैसे पता चलेगा कितना रखा जाए, या इसका कोई फॉर्मूला है, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये आपको कोई नहीं बता सकता। सिर्फ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कि जब आप मॉडल बना रहे होते हैं तो उनको फॉलो करते हैं, जिनसे आंसर उम्मीद होती है कि सही आ जाएगा, नॉट अ गारंटी, उम्मीद होती है कि आंसर सही आ जाएगा। वो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, ये हटा दूं यार ये डायग्राम, सबको समझ में आ गई। यस सर। जी सर। वो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप जब अपना मॉडल बनाए तो वो कन्वर्जिंग फॉर्म में हो, यानी जैसे ये इनपुट की लेयर हो गई इतनी बड़ी, तो अगली लेयर्स को आप क्या करते जाएं, कम करते जाएं। ठीक है, अगली लेयर्स को आप कम करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करते जाएं, और आउटपुट में जितनी चाहिए वहां तक उसको ले जाएं। एक तो चीज ये होगी। अच्छा, हो सकता था कि इनपुट कम होता, इनपुट छोटी होती, आप उस छोटे को पहले बड़े में ले जाते और फिर वापस आना जो है वो शुरू कर देते, कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि यहां तक तो आपने जो है वो लेयर छोटी लगाई और यहां से लेयर फिर आपने कोई बड़ी लगा दी। ठीक है,
फिर आपने बड़ी लेयर लगा दी, फिर आप दोबारा छोटे करना शुरू हो गए, फिर आपका दिल चाहा तो आपने बड़ी लेयर लगा दी। ये जो एरिया बनता है, इस एरिया को बॉटल नेक कहते हैं, बॉटल नेक। ठीक है, इसकी वजह से मॉडल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ये हम बहुत एडवांस जब आगे स्टडी पढ़ रहे होंगे तो वहां मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अभी जो सवाल था उसका जवाब ये है कि आपको अपने मॉडल को स्टार्ट में ही बड़ा, जितना बड़ा आप समझते हैं बना लें, और स्टेप बाय स्टेप उसकी लेयर्स को कन्वर्ज करते जाएं, छोटा करते जाएं, उसकी हाइट को कम करते जाएं। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अच्छा, रिजल्ट सही आ जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये आपके रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है। अच्छा जी, ये तो पहली इनपुट लेयर से पहली लेयर हो गई। उसके बाद हमने मॉडल को बोला भी नेट मॉडल एक और लेयर ऐड करो, वो भी डेंस टाइप की होगी, और उसके अंदर कितने होंगे न्यूरॉन्स? सिर्फ 10 न्यूरॉन होंगे। तो अब क्या होगा जी, आगे एक लेयर जो है वो और लगेगी उन 512 के आगे, जिसके अंदर हमारे पास कितने होंगे? 10 होंगे। वो 10 कनेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या चीज होती है? अच्छा, एक्टिवेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इज देयर एनी क्वेश्चन? है तो सही है, वरना आगे चले। सर ये टेंसर में केरस या आपकी आवाज कम आ रही है। सर ये टेंसर फ्लो के अंदर है केरस, और ये कौन से वर्जन में इंक्लूड किया है इन्होंने? असल में अब जब आप अपने लोकल सिस्टम पर टेंसर फ्लो इंस्टॉल करेंगे, अब केरस इंस्टॉल नहीं होगी, क्योंकि ये क्लाउड पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का डाटा और नोटबुक्स वगैरह बनी हुई होती है, इसलिए इन्हें दोनों अवेलेबल की हुई है कि खाली केरस से भी चल जाए और टेंसर फ्लो से भी चल जाए। ठीक है, अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे लोकल में टेंसर फ्लो 2, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा टेंसर फ्लो डॉट केरस। अगर टेंसर फ्लो 1 का कुछ वर्जन होगा तो वो डायरेक्ट चल जाएगा फ्रॉम केरस इंपोर्ट मॉडल, उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि केरस अलग लाइब्रेरी थी, अब एम्बेड कर दिए तो उन्होंने शामिल कर लिया। ठीक है भाई। यस सर ये जो 5, 12 और 10 हैगा, उसमें कनेक्शंस डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स? दोबारा बोलिए। ये जो 5, 12 जो आपने डेंस में लिखा है, ये कनेक्शन डिपेंड कर रहा है या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिपेंड कर रहा है? बेटा मेरी बात को समझना, मैं इसको कनेक्शन बोलूं या न्यूरॉन बोलूं, क्योंकि डेंस लेयर है तो जितने न्यूरॉन्स होंगे उतने कनेक्शन होंगे, या जितने कनेक्शन होंगे उतने न्यूरॉन होंगे। बात तो एक ही है। आई समझ? समझ में आई बात, मैंने क्या बात बोली? यस सर, समझ में आ गई। चलो जी। अच्छा जी, सर एक न्यूरॉन को 784 पिक्सल जा रहे हैं। एक न्यूरॉन सर एक्सक्यूज मी सर, एक सवाल था। बेटा एक की बात तो मुझे पूरी करने देते। अभी उसके सवाल का जवाब तो मैंने दिया ही नहीं, आप बीच में आ गए। दोबारा पूछना यार, एक न्यूरॉन वाली बात। सर मैंने कहा एक 512 मतलब 512 अगर न्यूरॉन्स है, तो आपने कहा था कि एक वो जहाँ से इनपुट आती है तो पिछली लेयर 784 का, हमारे पास। पिछली लेयर, हाँ पिछली लेयर का एक न्यूरॉन उन 512 से कनेक्टेड होगा। यस, यानी अगली लेयर के एक न्यूरॉन के पास सारे इनपुट आ रहे होंगे, 784 सब कनेक्ट होंगे उससे। बस यही पूछना था। ठीक है जी, अब पूछो बेटा अगला सवाल क्या पूछ रहे थे? आजा भाई। एक सवाल पूछ लो, आई एम वेटिंग, वरना फिर आगे चलो। हेलो जी। ठीक है सर, नहीं सर ठीक है, आगे चलें। ओके ओके। अच्छा, मैं जो बता रहा हूं वो क्या बात है कि हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है, यही न्यूरल नेटवर्क की समझ लो कि रीढ़ की हड्डी है, जान है। ठीक है, इस एक्टिवेशन फंक्शन की वजह से ही समझ लो कि आज हम जो है ना वो एआई जो है ना वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। अच्छा, सीन ये है कि मेरे पास एक जो है वो डाटा है,
जिसमें मेरे पास क्या होता है, किसी बंदे की एज है, एज का जेंडर है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसकी हाइट है, उसका वेट है, ठीक है। अच्छा, एज के अंदर जो है वो 30 लिखा हुआ है, जेंडर के अंदर जो है वो M लिखा हुआ है, हाइट के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल फीट में 5 लिखा हुआ है, वेट जो है उसका जी 80 kg लिखा हुआ है। ये डाटा, और ये डाटा क्या करेगा, एक और इसके अंदर जो है वो क्या है, कॉलम है, दैट इज कि भाई उसको शुगर है या नहीं, डायबिटीज है या नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई फॉर एग्जाम्पल है, यस। अब ये डाटा मेरे पास ऐसे हजारों रिकॉर्ड है, ये मेरा सारा जो है वो इनपुट डाटा है, और ये शुगर जो है ये यानी ये मेरा इनपुट डाटा है, और ये मेरा आउटपुट है, लेबल है। ये डाटा है, ये इसका लेबल है कि हाँ इसको शुगर है। किसी में लेबल नो होगा, किसी में यस होगा, नो यस नो, इस तरह चल जाए। अब होगा क्या, अब इनपुट में मेरे पास कितने न्यूरॉन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एज के ऊपर जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 30, ठीक है। इसी तरह जेंडर में हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी मैं M ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ये सब कोडेड करना पड़ता है। हाइट में हमारे पास 5 फुट आ गया, और वेट में हमारे पास जी ये आ गया। अब होता क्या, होता ये है कि आगे फॉर एग्जांपल मैंने के अंदर ये 4 थे, मैंने आगे डिफाइन किया कि भाई अगली लेयर में मेरे पास 6 न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। और उससे अगली लेयर में मैंने कहा जी मेरे पास कुछ कम कर लूंगा, ठीक है। अगली लेयर में मैंने कहा जी 4 होंगे। अब होगा क्या, अच्छा क्योंकि सिंगल आउटपुट जो है वो सिंगल वैल्यू है, तो माइट बी कि मेरा आउटपुट लेयर में सिर्फ एक हो जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं। होगा क्या, अच्छा हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फंक्शन। क्या बता रहा हूं, एक्टिवेशन फंक्शन। तो लेट्स पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं एक्टिवेशन फंक्शन करता क्या है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स linearity into non-linearity। ये अब ये क्या चीज होती है लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी, वो भी मैं यहाँ समझाता हूँ। लाइक मेरे पास अगर कोई ग्राफ है जो हमने बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ, वो ग्राफ यूं चल रहा है, अच्छा ये जो ग्राफ है ये एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। अच्छा एक ग्राफ मैंने और बनाया, ठीक है,
ये भी यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं तक जा रहा है। ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है। अगर कोई क्या करे किसी भी तरह से, अभी मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कैसे, कि इस ग्राफ को यूं समझ ले कि मैंने इस ग्राफ में तब्दील कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इस ग्राफ की लीनियरिटी को कन्वर्ट कर दिया है नॉन लीनियरिटी में, ठीक है। इस ग्राफ की लीनियरिटी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है नॉन लीनियरिटी। मैंने इस ग्राफ, ये जिन वैल्यूज पे ग्राफ प्लॉट हुआ होगा, मैंने उन वैल्यूज के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया, और जब दोबारा प्लॉट किया, जो वैल्यू रिटर्न आई, दोबारा प्लॉट किया, तो वो ग्राफ जो है वो यूं बन गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्टिवेशन फंक्शन कन्वर्ट्स लीनियरिटी इनटू नॉन लीनियरिटी। अच्छा, ये बात तो ये वाला पोर्शन हो गया। हमारे पास ये चीज कहाँ हो रही, हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई जब ये 30 यहां पहुंचेगा, ठीक है, इस नोड के पास, तो देयर विल बी अ W। एक हमारे पास क्या होगा, W होगा, ठीक है। ये M यहां पहुंचेगा, तो इसके पास भी क्या होगा, एक W लेके जाएगा। अभी मैंने आपको पैरामीटर बताया था, ये सॉरी, ये 5 भी जब उस नोड पे पहुंचेगा, तो इसके पास भी जो है वो क्या होगा, एक W होगा। 80 जब वहां पहुंचेगा, तो इसके पास भी एक W होगा। अब होता क्या है, अब मैं आपको ब्रॉड पिक्चर दिखा रहा हूं इस एक नोड की। अब होता क्या है कि भाई 30 W1 प्लस M में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में आएगी इनकोडेड होके, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ M में 2 वैल्यू है, बल्कि मेल फीमेल 2 ही होंगे, तो इनकोडेड 1 कर देता हूँ, ठीक। W2 प्लस 5 W3 प्लस 80 W4, ये सारे सम अप होते हैं। ये पिछली क्लास की बात है, इसलिए आप परेशान नहीं हो, ये सारे जमा होते हैं, और उसके बाद इसमें एक ऐड हो जाता है बायस की वैल्यू। अच्छा, ये जो इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये इट्स एन इक्वेशन ऑफ mx प्लस b। कैसी इक्वेशन है, कि सारे mx जो है वो सम अप हो गए, mx बन गया, और एक जो है वो b लग गया। ये जो इक्वेशन है, ये हमारे पास है भाई जी। आवाज कट रही है फात तुम्हारी भाई। ये हमारे पास बेसिकली ये चीज क्या है, 1 मिनट फात, ये मैं खत्म कर लूं फिर सवाल लेता हूं। ये हमारे पास है बेसिकली लीनियर, ठीक है, लीनियर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस नोड पे जो वैल्यू जनरेट हो रही है, वो कैसी वैल्यू है भाई लोगों, वो लीनियर है। अब इस वैल्यू को इस नोड पे जाने से पहले, इस वैल्यू को जो यहां जनरेट हुई है, इस नोड पे ले जाने से पहले लीनियर से नॉन लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए दरमियान में, यानी दरमियान में नहीं, इसी नोड के ऊपर एक चीज अप्लाई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन। जो वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है, जो वैल्यू जनरेट होती है, उस वैल्यू के ऊपर हम फर्दर अप्लाई कर देते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, जिससे वो वैल्यू क्या हो जाती है, कभी चेंज हो जाती है और कभी वही भी रहती है। अगर वो चेंज करने की जरूरत है, मुख्तलिफ किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इस नोड के ऊपर जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो लीनियर था। एक्टिवेशन फंक्शन उस रिजल्ट को नॉन लीनियर में कन्वर्ट करके आगे नोड को रिजल्ट ट्रांसफर करेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है वो रेलू है। रेलू जो है वो कैसा एक्टिवेशन फंक्शन है? रेलू एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है, करता क्या है ये? लिनियरिटी को नॉन लिनियरिटी। लेकिन ये करने के लिए वो करता क्या है? वो ये करता है कि हर नेगेटिव वैल्यू को जीरो में चेंज कर देता है, नेगेटिव वैल्यू को जीरो कर देता है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको वही रखता है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो ऑटोमेटिकली कर्व बन जाता है। रेलू अप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो ऑटोमेटिकली कर्व बन जाता है। देयर आर सो मैनी एक्टिवेशन फंक्शन, सो मैनी एक्टिवेशन फंक्शन, जिनके नाम भी जो है ना, चल जा भाई। अच्छा, कोई सवाल है तो जब तक आप पूछे इस पूरे प्रोसेस में। तो सर ये जो लीनियर है mx+b, तो जब ये कन्वर्ट होता है नॉन लीनियर में एक्टिवेशन के थ्रू, तो क्या हाँ, ये भी किसी फार्मूला में कन्वर्ट होता है एक्टिवेशन? ये फिर ये कर्व बन जाता है तो फिर लीनियर नहीं रहता, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो किसी स्पेसिफिक फार्मूला में चेंज नहीं होता मतलब ये? ठीक है, अब कर्व तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना, कर्व तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना। सर इसका पर्पस क्या है? अच्छा, अगर हम अलगोरिदम को हम बहुत ज्यादा डिटेल में और डिस्कस आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये बेसिकली किस वक्त कौन सा कर्व बन रहा है। अच्छा, अब कोई और सर सवाल इसका पूछ रहा था, पर्पस बोलिए, क्या है इस मैंने टाइम सुना पे नहीं। हमारे लिए? इसका पर्पस क्या है? मैंने आपसे कहा ना, ये वो की लाइन थी जिसकी वजह से डीप लर्निंग जो है वो छा गई। अच्छा, मैं इसका पर्पस जो है ना वो आपको अभी इस क्लास में तो नहीं समझा सकता, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर रहा हूँ। जो लोग थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते हैं वो जरूर जो है ना वो इस चीज को समझें कि ये डेडलॉक क्या था जो लीनियरिटी की वजह से आ रहा था, और ये डेडलॉक कैसे खत्म हुआ। आप यूट्यूब पे जाके ना आप यहाँ लिखें 12A, 12A। अच्छा, 12A से तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है, आप लिखें आगे MIT, ठीक है, तो आपके पास जो है ना ये लेक्चर आ जाएगा MIT का, न्यूरल नेटवर्क का। इसके अंदर ये है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके सुनना, पूरी चीजें कॉपी करते जाएं, ठीक है। तो आपको जो है ना पूरा जो कहानी है न्यूरल नेटवर्क की वो समझ में आ जाएगी, ये डेडलॉक भी जो है वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसने पूरी जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा, क्यों लगेगा, वजह क्या थी, ये सारी वही चीज है कि इनपुट आ रहा है, W बदलाया हुआ, दूसरा इनपुट आया, इससे बदलाया हुआ W2 आया। अच्छा, यहाँ पर देखो ये चीज क्या हो गई, सबमिशन होने के बाद लीनियर ग्राफ बन गया ना। कहाँ चले गए हम पीछे? अच्छा, मैं इसको रोक रहा हूँ, फिर आप लोग जो है उसको जरूर जो है वो स्टडी करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अभी तो वो थ्रेशोल्ड वगैरह की सारी बातें और सब चीजें आप देखिएगा इसको, ठीक है। तो इस एक्टिवेशन फंक्शन ने जो है वो क्या किया, वहां पर ये हमारे लिए काम किया और इनपुट को आगे भेज दिया। यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमने एक और लगाया सॉफ्टमेक्स। मैं आपसे कह रहा था कि वी हैव सो मैनी एक्टिवेशन फंक्शंस, जिसमें आपके पास ये कुछ नाम आ रहे हैं, रेलू फंक्शन, ठीक है, ये बता भी रहे थे, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो ले लेगा। यानी अगर
x बड़ा है 0 छोटा है तो x ले लेगा, और अगर x छोटा है 0 बड़ा यानी नेगेटिव है तो फिर 0 ले लेगा। वही वाली बात है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। अच्छा, नाम देख लें क्योंकि आपको बार बार कभी कभी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। रेलू फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन है, ठीक है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन है जो भी हमने यूज किया हुआ है, सॉफ्ट प्लस फंक्शन है, सॉफ्ट साइन, और इसमें हाइपरबोलिक टेंजेंट, रेलू पड़ा है, सेलू भी आ रहा है, अच्छा, और एलू भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, ठीक है। सर ये एक्सपोनेंशियल हम फंक्शन यहाँ भी लिस्ट आ रही है जी। सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें अपने इस नेटवर्क के लिए कौन सा एक्टिवेशन जो है कोड वो यूज़ करना है? जैसे अभी आपने रिलू किया, सॉफ्टनेट किया, तो ये हाँ, आहिस्ता 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 जब आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी तो ये बातें आपको पता चलती जाएंगी। अच्छा, कहीं पर ये नहीं लिखा होगा कि इस वाले केस में ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ, मैंने कहा कोई फार्मूला नहीं होगा, लेकिन ये ठीक। आहिस्ता आहिस्ता सारे एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या है? वही काम है, लिनियरिटी को किसमें कन्वर्ट करना, नॉन लिनियरिटी में कन्वर्ट, नॉन लिनियरिटी का, ठीक है ठीक है। अब कौन से डेटा के ऊपर कौन सा वाला एक्टिवेशन फंक्शन अच्छा परफॉर्म करेगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है, एट वेरी अपर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अगर कोई रिसर्च साइंटिस्ट है जो एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर रिसर्च करता है तो शायद वो कुछ गैस कर सके, लेकिन जाहिर है डाटा तो हर एक के पास चेंज होता रहता है, इसलिए वो भी गैस ही होगा, हतनी बात नहीं होगी, सॉलिड बात नहीं होगी। तो ये चलता है सारा हिट एंड ट्रायल पे कि आपने रेलू लगाया, इफ इट वर्क्स देन ओके, नहीं तो आप अगला कोई फंक्शन जो है वो ट्राई करें। ओके हो गई बात? ठीक मुझे सर। तो लग रहा है सर जिसने ये फंक्शंस बनाए हैं उसे नाम नहीं मिले, उसने बस जैसे भी मिले रेलू शेलू मेलू रख दिए। नहीं, कोई मैथमेटिकल रीजन है भाई। ये देखो, आप इसका रेलू का नाम जो है वो क्या है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ज्यादातर ये ये एब्रिविएशन है होते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्टिवेशन फंक्शन। तो वो नाम हमें पढ़ने में ऐसा लग रहा है ना, इलू भी है, ठीक है ना, बहुत बचपन में गाते थे ना इलू इलू क्या है, तो बता देना इलू वही एक्टिवेशन फंक्शन है। वो तो अब बताएंगे ना, वो तो अब बताएंगे ना, वो तो अब बताएंगे ना। हाँ, अब बूढ़े हो गए ना, अब बूढ़े हो गए तो अब यही बोलेंगे इलू एक्टिवेशन फंक्शन है। उस वक्त इलू जो है वो कुछ और था, जी जी। अब जो है इलू कुछ और हो गया। ठीक है सर, ठीक है कंटिन्यू नहीं, करें प्लीज, वैसे कंटिन्यू। देखो इलू आ भी गया, आज के दिन हमारे पास है। जी सर। वाह भाई वाह, चलो। अच्छा, ये आपको मॉडल अभी मैंने 3 लाइनें जो है ना वो समझाने में जो है वो 1.5 घंटा लगा दिया है। मुझे ये बताएं कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें? नो सर। ठीक है, बिल्कुल, काफी डिटेल में आपने समझा दिया, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा जी। अब सीन ये है, अभी भी इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो आपको पढ़ते हैं हम। ये अब बता रहा है कि भाई अब वही लेयर की बातें करें। लेयर की मुख्तलिफ डेफिनेशन ये आ रही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे, क्विज में आपके पास लेयर की डेफिनेशन आ सकती है कि भाई कौन कौन सी डेफिनेशन लेयर की, मल्टीपल आंसर सेलेक्ट करो। कोर बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क कौन है भाई? लेयर है, ये भी हमने देख लिया। लेयर क्या करती है भाई? डाटा प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल है जो कि फिल्टर के तौर पे काम करती है। सही बात है भाई, इसमें डाटा जाता है, बाहर आता है और मोर यूजफुल फॉर्म में हो जाता है। लेयर करती क्या है? एक्सट्रैक्ट करती है, रिप्रेजेंटेशन निकालती है, काम की चीजें निकालती है डाटा में से जो डाटा उससे मिलता है, और ऐसी काम की चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है, मीनिंगफुल होती है। ज्यादातर डीप लर्निंग जो है वो उसका काम ही यही है कि चेनिंग टुगेदर सिंपल लेयर, और ये डाटा डिस्टालेशन की तरह उसमें से डाटा गुजरता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता छांटता रहता है, छनता रहता है। ये काम करती है एक छल्ली की तरह, सीप की तरह, ठीक है, जो कि सक्सेशन इंक्रीजिंग जो है ना, एक के बाद एक लेयर जो है बढ़ती जाती है, डाटा फिल्टर बन जाता है, वही जो है वो हमारा लेयर है। तो एक ही चीज को मुख्तलिफ अंदाज में जो है, जो जो उसके फंक्शन है
हर एंगल से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। अब अपने मॉडल की बात करते हैं। ये कहता है हमारे नेटवर्क के अंदर जो है वो 2 डेंस लेयर्स हैं, एक इनपुट है, एक 512 वाली और एक 10 वाली, विच आर डेंसली कनेक्टेड, जो कि डेंसली कनेक्टेड, डेंस मैंने समझा दिया, फुली कनेक्टेड है, न्यूरल लेयर। सेकंड लेयर जो है और वही हमारी आखिरी लेयर है, इज अ 10 वे, उसमें 10 यूनिट्स है, यानी 10 न्यूरॉन्स है। सॉफ्टमैक्स लेयर है, उसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन क्योंकि सॉफ्टनेस लगा हुआ है इसलिए कह रहे हैं सॉफ्टमैक्स लेयर जो है वो। सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है, ये इधर इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है कि इट विल रिटर्न एन एरे ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी स्कोर्स, के आखिरी लेयर के अंदर 10 आउटपुट आएंगे, यानी एक एरे आएगी जिसमें 10 आउटपुट आ रहे होंगे लाइन से, और वो आउटपुट होंगे प्रोबेबिलिटी स्कोर। प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डिजिट हमने पास किया है इनपुट में, वो डिजिट की प्रोबेबिलिटी उन 10 क्लासेस में से कौन सी क्लास में लाई कर रही है। अच्छा, वो कुछ प्रोबेबिलिटी 0 को मिली होगी, कुछ 1 को मिली होगी, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां मिली होगी वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हो सकता है हैंड रिटन डिजिट है ना, कुछ लोग जो है अगर ये कंप्यूटराइज और प्रिंटेड डिजिट होते तो 4 हमेशा एक सही 4 रहता, लेकिन ये क्योंकि हैंड रिटन डिजिट है, मैं लिखूंगा 4 किसी और तरह, आप लिखेंगे किसी और तरह, कोई और लिखेगा किसी और तरह, कोई और ऐसा लिखेगा तो समझ में नहीं आएगा 9 लिखा है या 4 लिखा है। तो मॉडल भी कुछ, अगर 4 मैंने दिया है उसको जरा कंफ्यूजन वाला 4, माइट बी कि उसको 9 भी समझे, तो कुछ प्रोबेबिलिटी स्कोर जो है वो 9 की तरफ जा रहा होगा, 0.2%, 0.3%, 0.6, 0.6.5 ये जा रहा होगा 4 की तरफ। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो उस एरे में उस नंबर पे आ रही होगी, तो वो हमारा रिजल्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इस बात को समझाने के लिए मैं यहाँ ले चलता हूँ आपको पुरानी वाली एक्सरसाइज के ऊपर, जहां पर हमने ये देखा था। ये मैंने 4 दिया, यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रही है, एरे में 10 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इस 10 में से जिस इंडेक्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, ये 10 इंडेक्स है ना, जिस इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, वी विल सपोज दैट कि हमारा मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इसकी क्लास जो है वो ये है, यानी इस इमेज की क्लास जो है वो 4 है, वो प्रेडिक्ट कर रहा होगा क्योंकि 4 पे ज्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी स्कोर आ रहा होगा। ओके हो गई बात। ये सॉफ्टमैक्स क्योंकि प्रोबेबिलिटीज जो है वो रिटर्न करता है, इसलिए हमने इससे 10 प्रोबेबिलिटी स्कोर जो है वो मंगा लिए। कोई सवाल? नो सर, कंटिन्यू प्लीज। चले जी, ओके। अगला स्टेप होता है, अभी हमने मॉडल का स्ट्रक्चर बना लिया, मॉडल अभी इसमें कोई एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई चीज सही नहीं कॉल करी है, ये अभी नहीं पता चला, तो इसके लिए हम कंपाइलेशन स्टेप चलाते हैं, मॉडल को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हुए 3 चीजें मॉडल को चाहिए होती हैं, एक होता है लॉस फंक्शन, एक होता है ऑप्टिमाइजर, और एक होता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए कोई मैट्रिक्स। आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट क्लास में अपना मॉडल बनाया था, हमने वहां लॉस फंक्शन खुद बनाया था, रूट मीन स्क्वायर का, ठीक है। ऑप्टिमाइजर हम खुद थे, वहां पर हम अपनी वैल्यू खुद डाल रहे थे, तो हम खुद ऑप्टिमाइजर थे, और उसके बाद रिजल्ट हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है ये भी हम खुद देख रहे थे। अब ये हम बिल्ट इन यूज करेंगे, हमारे नेटवर्क का कंपाइल फंक्शन चलाएंगे, और हम यहाँ पर इसको बोलेंगे ऑप्टिमाइजर। कौन सा ऑप्टिमाइजर? RMS prop। अब देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिवेशंस का, मैं यहाँ केरस ऑप्टिमाइजर, तो बहुत सारे ऑप्टिमाइजर जो है वो केरस पे मौजूद हैं, इधर नीचे भी नाम लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको नजर आएंगे जिसमें एडम है, SGD है, ठीक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, RMS prop, एडम, तो और इनकी आर्गुमेंट्स और सारी चीजें डिटेल जो यहाँ पे लिखी हुई। RMS prop जो है ना वो एक ऐसा जनरल
ऑप्टिमाइजर है जो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर चल जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन यूज RMS prop, तो वो किसी भी जगह चल जाता है। लॉस फंक्शन जो है वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज हो रहा है। अब ये कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी क्या है? अगर कोई स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है तो उसने यकीनन ये फार्मूला जो है वो पढ़ा होगा, RMS prop का भी पढ़ा होगा, कि जब भी हमारे पास ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है जिसके अंदर मल्टी क्लासेस हैं, यानी रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत सारे हैं, 10 चांसेस है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है कि मेरे पास 2 से ज्यादा जो है वो क्लासेस मौजूद है मेरे डेटा सेट में, इसलिए ये मल्टी क्लास है। अगर ये सिर्फ 2 होती, कैट एंड डॉग होता, मेल एंड फीमेल होता, ठीक है, ट्री एंड माउंटेन होता, चेयर एंड टेबल होता, सिर्फ 2 कैटेगरीज होती, 2 क्लासेस होती, तो ये प्रॉब्लम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाता, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो चूंकि इसमें और हमेशा जो है वो मल्टी क्लास के लिए कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का लॉस फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर बाइनरी होगा तो फिर वहां पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस बुक में एक जगह मेंशन भी है आखिर में, ठीक है। और मैट्रिक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स वाली गुफ्तगू शायद आज की क्लास के आखिर में हो सके तो मैं करूंगा, वरना अगली क्लास पे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर आपको ज्यादातर जो है ना, अगर मैं आपको इंटरव्यू करूं तो मैं आपको जो है ना इसके अंदर फंसा के रखूंगा, ठीक है, कि मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, तो अभी मैं इसके डिटेल में जो है ना बात करूंगा। अच्छा जी, अब मॉडल हमने ये चला लिया तो हमारा मॉडल जो है वो कंपाइल हो जाएगा, कि एरर फ्री हो जाएगा, सिंटेक्स एरर फ्री हो जाएगा, लॉजिकल का तो नहीं पता, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। मैं इसको कंपाइल क्या लेता हूँ, मैंने पहले ऊपर वाला सेल चला दूं, ये नेटवर्क चलाया, तो इसको मैंने क्या किया, अभी एक लाइन में कर दिया और ये मैंने कंपाइल चला दिया। अब कितनी चीजें हो गई, डाटा हमारे पास तैयार शुदा आया था, रेडीमेड था, पकवान से आया था, मॉडल हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, कंपाइल चल गया, ओके हो गया। अब अगला काम क्या है, मॉडल को के अंदर डाटा को फीड करना, मॉडल के अंदर डाटा को फीड करना, ये मॉडल को डाटा अब कैसे खिलाया जाए कि वो ट्रेनिंग शुरू कर दे। उसके लिए मॉडल का होता है फिट मेथड, दैट इज अनदर, अब ये प्री प्रोसेसिंग आ रहा हूँ, मॉडल का होता है फिट मेथड। इस फिट मेथड के अंदर ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स ये जाएंगे, कितने इपॉक चलने हैं, यानी डाटा को कितनी दफा मॉडल को फीड करना है ये जाएगा, एक दफा में बंच बना के कितनी इमेजेस जाएंगी, बैच साइज क्या होगा ये फीड होता है। कुछ चीज पैरामीटर्स जो है वो डिफॉल्ट भी होते हैं, अगर ना भी लिखे तो चल जाता है, जैसे बैच साइज वगैरह। लेकिन फिट मेथड जो है वो डाटा को कहाँ ले जाएगा, मॉडल के अंदर फीड कराएगा। लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि जो डाटा मैं मॉडल को दे रहा हूं वो इस काबिल है कि मॉडल उसको हजम कर सके। लेट्स चेक। अब ये वाली बात करता हूं मैं, जो बात मैंने की है कि क्या डाटा मेरा उस काबिल है, उस शक्ल में है कि मॉडल उसको खा सके, ले सके, ट्रेन हो सके। तो ये कहता है बिफोर ट्रेनिंग वी विल प्री प्रोसेस द डाटा। ट्रेनिंग करने से पहले हम डाटा को क्या करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे। द डाटा कैसे प्रोसेस करेंगे, रीशेपिंग इट, उसको रीशेप करेंगे। कैसा रीशेप करेंगे, इनटू द शेप द नेटवर्क एक्सपेक्ट्स, उस शेप में लेकर आएंगे जिस शेप में नेटवर्क को चाहिए, एक्सपेक्ट करता है नेटवर्क। नेटवर्क कैसा एक्सपेक्ट करता है, कोई बताएगा मुझे आप में से जल्दी से? 01 नहीं, नेटवर्क को हमने बोला था आपके पास 784 का वेक्टर आएगा, याद है? जी सर।
इनपुट शेप हमने क्या बताई थी भाई, नेटवर्क आपके पास 784 का वेक्टर आएगा और हमारे पास जो डेटा सेट में पड़ा हुआ है वो क्या है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। तब नेटवर्क वो 3 डायमेंशन तो नहीं ले सकता, ठीक है, तो हमें उसको रीशेप करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्केलिंग करनी पड़ेगी, उसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी कि सारी वैल्यूज जो पिक्सल्स की हैं, जो इमेज के अंदर डाटा के अंदर वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान में आ जाए, यार 0 उनकी रेंज क्या हो जाए, 0 और 1 हो जाए। अब ये वाली क्या बात है, पहले मैं समझाता हूं आपको। देखें, जब हम इमेज के को पिक्सल शक्ल में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बेसिकली जो हमें इमेज नजर आ रही है वो इमेज नहीं है, बल्कि वो क्या है, कलर्स के कोड है। क्या है, कलर्स के कोड है। ओके होगी, कलर्स के कोड है, तो कोड की जो रेंज होती है भाई, वो क्या होती है, वो मिनिमम 0 to 2255 0 से 255 होती है, ठीक है, जिसके अंदर अगर 255 होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है भाई, वो सारे कलर मिल जाते हैं, तो व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास जब 0 होता है तो वो कैसा हो जाता है अभी, ब्लैक स्पॉट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब पिक्सल की जो वैल्यू आ रही है वो या तो 0 होगी, 255 होगी, इनके दरमियान होगी। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर मैं इमेज के पिक्सल्स को प्लॉट करना शुरू करूं तो मुझे नजर आएगा यार कभी ये वैल्यू जो है वो 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है, ठीक है, कभी गिर के जो है ना इधर आ गई, कभी खींच के जो है उधर चली गई, कभी जो है इधर चली गई, ठीक है। तो ये स्पाइक्स बहुत ज्यादा आएंगे, क्या होंगे, समझ रहे बात को, कि ये कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही, कभी यहाँ चल रही, फिर एकदम ऊपर चली गई, फिर आ गई, फिर ये नीचे चलती रही, ये आ गई। अच्छा, ये चीज जो है ये मॉडल के लिए बड़ी तकलीफदेह होती है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, मॉडल इस पे भी लर्निंग कर लेगा, लेकिन ज्यादा ईपॉक चलाने पड़ेंगे, ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कंप्यूटेशन पावर ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या ही अच्छा हो कि मैं इन वैल्यूज को क्या कर लूं, स्केल डाउन कर लूं, ताकि ये जो स्पाइक्स हैं ये एक सर्टेन रेंज के अंदर चलते रहें, ना इससे बड़े ना हो और इससे छोटे ना हो, ठीक है, एक मखसूस रेंज के अंदर आ जाए। उस काम के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं। स्केलिंग आमतौर पे यूं ही होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वेक्टर आ गया, ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज में ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये पिक्सल की वैल्यूज है, ठीक है। अब मुझे अगर स्केल डाउन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक वैल्यू को इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है अभी, 255 है। तो अब ये पूरे एरे को जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आप देखें, अब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो जाए जी। 2545 कर दिया आपने टाइप। हाँ, मैं अभी सही कर देता, अभी सही कर देता। 255। अब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। तो एक सर्टेन रेंज में आ गई, स्केल डाउन हो गई, ओके। तो यही काम जो है वो यहाँ पे किया, कि जो ट्रेन इमेजेस का डेटा सेट है उस पूरे डेटा सेट को फ्लॉट में कन्वर्ट किया और 255 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पिक्सल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 255। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है कि हमारे पास
चूंकि ये रीशेप कर रहे हैं, रीशेप करते हुए बोल रहे हैं कि इसको रीशेप कर दो। किसको रीशेप कर दो? जो हमारा डाटा था 60,000, 28, 28, यही हमारा डाटा सेट था ना ट्रेनिंग का। ये कह रहे हैं भाई इसको जो है ना वो आप रीशेप कर दें। किसमें रीशेप कर दें? इसको आप रीशेप कर दें 60,000, 784 में रीशेप कर दें। अब सवाल ये है कि चलो रीशेप तो वो कर देगा, कोई मसला ही नहीं, रीशेप का फंक्शन लगाया और उसने कर दिया 60,000, ये मल्टीप्लाई करके इसी लिखते हैं ताकि इमेज का साइज ध्यान में रहे, वरना ये एक ही वैल्यू बनेगी 784। अब ये हो रहा कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है, रीशेप कैसे हो रहा होगा। जरूरत नहीं है हमें जानने की, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ। मेरे पास जो है डाटा सेट के अंदर कितनी इमेजेस हैं भाई? एक इमेज, दो इमेज और तीन इमेज एंड सो ऑन। और ये कह रहा है कि अब डाटा सेट ऐसा बनाओ कि भाई उसके अंदर 60,000 रॉज हो और 784 कॉलम्स हो। तो ये क्या करेगा? देखो ये हमारे पास पहली इमेज जो है इसके अंदर कितनी रॉ होंगी? जल्दी बताइए। पहली इमेज है 28 रॉ होंगी, 28 रॉ होंगी। और कॉलम कितने होंगे? 28 कॉलम भी 28 होंगे सारे, 28/28 है। 28/28 है। अब ये क्या करेगा? इसको रीशेप करते वक्त भाई, ठीक है, ऐसी मेरे पास 60,000 इमेजेस हैं और हर इमेज को एक रॉ बनाना है। तो ये क्या करेगा भाई? पहली इमेज में से पहली इमेज के अंदर जाएगा और उसकी पहली रॉ उठाएगा, ठीक है, और इसको यहां ले आया। ये कितने कॉलम्स आ गए इसके अंदर भाई? 28 आ गए। फिर दूसरी रो उठाएगा उस इमेज की, कितने कॉलम आ गए अभी? 28 आ गए। और इस तरह उठाते उठाते ये 28 की 28 रॉ जो है वो क्या हो जाएंगी? लग जाएंगी। अब मुझे बताओ कि टोटल कितने कॉलम बन गए? 784 बन गए, ठीक है। 28 ये, 28 ये। अच्छा, बेसिकली क्या हुआ जी कि पूरी इमेज, इसका मतलब क्या हुई, पकड़ के खींच के फ्लैट कर दी, एक इमेज को फ्लैट कर दिया। तो ये इमेज नंबर 1 आ गई, ठीक है, इमेज नंबर 1 आ गई। अब यही कुछ किसके साथ होगा भाई? इमेज नंबर स्टैकिंग सर की स्टैकिंग हो गई है इधर। दोबारा बोलिए। कह रहा हूँ सर, ये हम कह सकते हैं कि ये हमने ये जो मतलब कि इमेजेस को जो है वो क्या कहते हैं स्टैक मतलब कि हो गए हैं, ये इस तरह से कह सकते हैं। हमने नहीं किया है, हमने सिर्फ रीशेप चलाया है और उसने जो है उस डेटा को रीशेप कर दिया है। जिस तरह आप रीशेप हम नंपाई में पढ़ के आए, तो इस तरह ही करते करते जो है वो ऑल 60,000 इमेजेस जो है वो एक मैट्रिक्स में आ गई और ये 2 डायमेंशन बन गई। अब क्या होगा? अब चूंकि अब क्या होगा? अब ये हमारा मॉडल है। अब ये मॉडल को यहां से क्या करेगा? ये पहली इमेज उठाएगा। ये पूरा वेक्टर है ना, कितने का वेक्टर है भाई? 784 का। ये इसने यहां से उठाया और सीधा मॉडल को दे दिया, चलो भाई गया। फिर इसने उठाया, दूसरी इमेज उठाई, चलो भाई जाओ। फिर इसने तीसरी इमेज उठाई, चलो भाई जाओ मॉडल में। आ रही बात समझ में? तो अब वो इनपुट शेप भी मैच हो गई 784 वेक्टर वाली, और एक एक करके सारी इमेजेस जो है वो मॉडल के अंदर क्या होती जा रही है? फीड होती जा रही है। अब आ जाओ वापस। तो इसने यही काम किया, यहाँ पर उसने कहा भी ट्रेन इमेजेस को रीशेप कर दो। किसमें रीशेप कर दो? 60,000,
784 में रीशेप कर दो और वापस उसी नाम से सेव कर दो, और उसकी स्केल डाउन भी कर दो रीशेप करने के बाद 255 से डिवाइड करके। सेम काम जो है वो किसके ऊपर कर लिया उसने, टेस्ट इमेजेस के ऊपर कर लिया और उसकी भी स्केल डाउन कर दिया। ट्रेन और टेस्ट दोनों इमेजेस को क्या कर दिया गया, रीशेप और स्केल डाउन कर दिया। कोई सवाल? जी भाई। सर इसको रावल के जरिए नहीं कर सकते थे? रावल से कर ले, फ्लैटन से कर ले, फ्लैटन से कर ले, रावल से कर ले, रीशेप से कर ले, बस इसको रीशेप ही बस करना है तो उसके अंदर। हाँ रीशेप, लेकिन फर्क था, मैंने आपको बताया था कि रावल और फ्लैटन में क्या फर्क होता है, कॉपी बनाता है नहीं बनाता है, वो बस चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो बात हो गई सारी किसकी, इमेजेस की बात हो गई, लेकिन इमेजेस के साथ साथ लेबल्स भी तो हैं। क्या मौजूद है? लेबल्स मौजूद हैं। अब अगली बारी लेबल्स की है, प्रिपेयरिंग द लेबल्स। हमने क्या किया, यहाँ से लेबल्स को उठाया। तो पहले मैं ये वाला कोड भी ले लूं ताकि हमारा कोड जो है वो ओके होता रहे। ये भी चला दिया मैंने, चल गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, केरस का ही टू कैटेगोरिकल का एक फंक्शन चलाया। ये टू कैटेगोरिकल हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या, ये टू कैटेगोरिकल क्या चीज है और ये क्या क्या होता है? देखो भाई, डेटा जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफाई होता है। एक हमारे पास डेटा जो है वो कैटेगोरिकल डेटा होता, और एक हमारे पास, बल्कि इसको यूं समझ लो, ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा। मैं इसको यहां समझाता हूं। पढ़ा हुआ किसी ने डेटा के बारे में इस तरह से, ऑर्डिनल नॉमिनल क्या चीज होता है? ये आ गया। डिस्क्रीट हमारे पास डेटा जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस डेटा होता है, एक डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा हमारे पास दो तरह से होता है, ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा वो डेटा होता है जिसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब जिसकी तरतीब, जिसको तरतीब में ला सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ भाई ऊपर वाले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, आप कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, कर देंगे। लेकिन नॉमिनल डेटा जो है उसके अंदर ऑर्डर जो है वो नहीं होता। यहाँ मैं कहूँ भाई केले और मौसम्बी और सेब को जरा डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। या अभी दो दोस्त हैं, 10 दोस्त बैठे हैं, मैं कहूँ 10 दोस्तों को जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, तो नहीं कर सकते। यानी नेम्स जो होते हैं वो नॉमिनल डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा होता है, ठीक है। कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि इसको प्रोसेस कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास ये जो क्लासेस हैं, ये हमारे पास अभी जो 5 लिखा हुआ आ रहा है, 4 लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा ऑर्डिनल है। यानी जो मैंने यहाँ पर चेक किया था आपके सामने लेबल, ये जो नंबर लिखा 5 इज अ नंबर। अब ये इंतहाई अहम बात है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं कोशिश करूंगा बहुत आपको आराम से जो है ये बात समझा दूं, ठीक है। कि ये हमारे पास क्या है, 5 जो है, 0 जो है, 4 जो है, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ये हमारे पास कैटेगरी नहीं है कि अगर मैं अपने मॉडल को कोई इमेज दिखा रहा हूं और इमेज दिखाने के बाद मैं उसे एक ऑर्डिनल नंबर 5 दिखा रहा हूं। 5 इज नॉट अ नेम, ठीक है। 5 तो एक नंबर है। मुझे 5 को क्या करना पड़ेगा, नेम बनाना पड़ेगा कि नेम बन जाए, नाम बन जाए।
ठीक है, ताकि मॉडल को पता हो कि जो इमेज आ रही है ये किस क्लास से किस नाम के साथ जो है ना मैप होनी है। नंबर के साथ मैप नहीं करा सकते क्योंकि मॉडल बड़ा होशियार है। अगर मैं उसको नंबर्स एज अ लेबल दे दूंगा तो वो नंबर्स के दरमियान भी पैटर्न ढूंढ लेगा। जब वो इतनी बड़ी इमेज में पैटर्न निकाल ली उसने सेकंड्सों के अंदर, तो वो मैपिंग में भी पैटर्न निकाल लेगा और आपको चीट कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको नंबर्स नहीं देने, आपको उसे कैटेगोरिकल डाटा देना है, कैटेगरी बन जाए वहां पर, नंबर्स ना हो। अब 5 तो 5 है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में अंदर लिखा हुआ है, इसको अब कैटेगरिकल डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस काम के लिए देयर इज अ बिग कॉन्सेप्ट ऑफ वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग। अच्छा जी, इसके लिए लाइब्रेरीज बहुत सारी आती है बनी हुई, मैं यहाँ इमेज में दिखाता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, एक कलर थे रेड रेड, येलो येलो, ग्रीन। मैं ये कैटेगरिकल डाटा, ये मेरे पास ऑर्डिनल डाटा नहीं है। मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह सकता कि रेड इज ग्रेटर देन येलो, ग्रीन इज लेस देन येलो और वॉट एवर, या तो सॉर्ट कर दूं तो रेड पहले आ जाए ग्रीन बाद में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे पास कैटेगरिकल डाटा। पहले हम अपने डाटा को, जो हमारे जो नंबर्स चल रहे हैं 5 4 0, जो एरे में नंबर्स आ रहे हैं, उसको हम कैटेगरीज में कन्वर्ट करेंगे। कैटेगरीज में कन्वर्ट करने के बाद हम उनको वन हॉट इनकोड कर देंगे, यानी उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं आपसे जो है ना अभी एक कन्वर्जन जो है वो करवाने लगा हूं, एक्सेल पे ही हम करते हैं ताकि ये प्रोसेस हमें समझ में आए वन हॉट इनकोडिंग का। देखो भाई, मेरे पास जो है स्टूडेंट्स के रिजल्ट आने, रिजल्ट की क्लासेस जो है वो क्या है, रिजल्ट की क्लास जो है वो ए स्टार है, ए है, ठीक है, बी है, बी स्टार है, बी है, इस तरह सी, डी और यू है, अनग्रेडेड है। ठीक है, बच्चे का मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स आने के बाद जो है ना वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई उसके ये लेवल्स हैं, कि ये इस बच्चे के ये लेवल्स हैं। तो ये डाटा क्योंकि कैसा है, कैटेगोरिकल डाटा। अच्छा, ये अगर मैं इसको कैटेगरीज की सूरत में वहां लिख दूं तो मॉडल जो है वो नामों को समझ नहीं पाएगा। या तो मॉडल जो है वो नंबर्स को समझता है, मैथमेटिकल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके समझ लेता है, स्ट्रिंग को वो समझता ही नहीं, नाम को समझता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये वन हॉट इनकोडिंग होती कैसे है। अच्छा, ये वन हॉट इनकोडिंग यहाँ तो बहुत छोटी सी मैं दिखा रहा हूँ, आप यकीन करेंगे जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेंगे, टेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे, तो वहां पे पूरी पूरी बुक होगी, पूरी पूरी बुक में कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स तो मॉडल को पता ही नहीं क्या चीज होता है भाई, उससे तो उसके पीछे एस्की कोड मालूम होता है। तो हमें हर एक कैरेक्टर को जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, अभी देखें। अब मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस है। तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 का एक वेक्टर बनेगा, वन हॉट वेक्टर। क्या कहते हैं इसको, वन हॉट वेक्टर। जितनी मेरे पास वैरायटी होगी अपने डाटा के लेबल्स की या डाटा के अंदर कैटेगरीज की, उतनी ही मेरे पास उतना ही लंबा वेक्टर बनेगा। अब अज्यूम करें कि मैं एक मजमून है उसको वन हॉट इनकोड करना चाह रहा हूं और उस मजमून के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, और उस मजमून में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ एप्पल एक जगह, तो
सिर्फ ए के लिए, ए को वन हॉट इनकोड करने के लिए, क्योंकि वोकेबलरी उस मजमून में 10,000 की है, तो आई विल हैव अ 10,000 लॉन्ग वेक्टर फॉर जस्ट अ कैरेक्टर ए। अच्छा, अभी आते हैं इस बात पे। अब ए है, अब मैं अपने मॉडल को कैसे बताऊंगा? मैं अपने मॉडल को ये नहीं दिखाऊंगा। मेरा मॉडल जो है वो सिर्फ कुछ चीजें समझता है, मेरा सिस्टम जो है वो कुछ चीजें समझता है, ये नंबर समझता है, 0 1 समझता है। मैं कहूंगा भाई ये 1, यहाँ पर ये क्या है 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर ए स्टार 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पर 0 0 1 0 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 0, ये हो गया 1 आएगा सर। 0 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 1 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 1 0, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 0 1। ये अब क्या हो गया, जो मेरा ए है अगर ये रिपीट होगा तो क्या होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल डाटा तो रिपीट हो रहा है, ये तो क्लासेस है ना, बहुत सारी बार ये रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा वेक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। सी रिपीट हो रहा है तो ये पूरा वेक्टर जो है उसके लिए क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, क्योंकि वोकेबलरी तो कितनी है? रिपीटेड हो रहा है, वोकेबलरी जो है वो उतनी ही है। वोकेबलरी वही शुमार होती है कि उसमें से रिपीटेड जो है वो क्या कर दिए हैं? माइनस कर दिए हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? अब ये है कि जब मैं अपने मॉडल को वो डाटा दिखा रहा हूं, कौन सा वाला डाटा? इमेज वाला डाटा, जो मैंने नमपाई की शक्ल में दे दिया उसको, तो मैं उसे लेबल में ये नहीं बताऊंगा कि ये, क्योंकि नंबर तो वहां दे नहीं सकता और वहां मैं उर्दू में लिख भी नहीं सकता इंग्लिश में कि ये 5 है, तो मैं क्या करूंगा? उस नंबर को इनकोडेड कर दूंगा। अब जब रिजल्ट वो बना रहा होगा तो उसके पास ये आउटपुट में आ रहा होगा कि भाई ये फर्स्ट बिट जो है वो 1 है, बस। फॉर एग्जाम्पल ये डाटा आया, समझिएगा इस बात को तवज्जो से जरा, ये डाटा आया, ये पैटर्न आया, तो इस पैटर्न का जवाब जो है फर्स्ट बिट ऑन है। अच्छा जी, ये पैटर्न आया तो इस पैटर्न का जवाब जो है वो फिफ्थ बिट जो है वो ऑन है। अब मॉडल को नहीं पता, मॉडल अब आपके साथ नहीं खेल सकता, आप उसके साथ खेल गए, आपने कोड बना दिया और ये आपको पता है कि फर्स्ट बिट ऑन है तो ये रिजल्ट क्या होगा? ए स्टार होगा। ये आपको पता है फिफ्थ बिट ऑन है तो ये रिजल्ट क्या होगा? सी होगा। ये आप उससे खुद निकाल लेंगे बाद में। अभी मॉडल को आपने यहाँ पर क्या कर दिया? छुपा दी है वो बात कि मॉडल जो है वो बजाय लर्निंग के कोई जुगाड़ निकाल के जो है ना वो आपको बेवकूफ बनाए, आपने अपने रिजल्ट्स को इनकोडेड कर दिया है, वन हॉट वेक्टर बना के वन हॉट इनकोडिंग कर दी है। अब वो जो है ना मैपिंग को नहीं समझ सकता, वो अपने डेटा को समझे बस और उसको ले जाए कि वो कौन सी वाली क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, वो डेटा और क्लास के दरमियान रिलेशनशिप जो है ना वो कोई ढूंढ ना पाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला मैंने बोला कि वो मॉडल क्या करे, डाटा उसको ये तो पता हो कि ये डाटा है तो इस जगह पे जाके मैप करना है। ठीक है, उसको इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप कायम होने नहीं देना है, वरना वो लर्निंग नहीं करेगा, वो फिर रिलेशनशिप ढूंढता रहेगा रिजल्ट में और आंसर में, वो नहीं होने देना है। इसलिए हमने क्या कर लिया, उसको चेंज कर लिया, इनकोड कर लिया कि वो रिलेशनशिप ढूंढ ना पाए, उसे सिर्फ बिट नजर आ रही हो बस। अब यहाँ पर भी यही काम हुआ, जब ये हमने क्या किया, अब उसको
वैसे ही मॉडल को नहीं पता रेड शेड क्या होता है, बस उसको पता है कि यार ये जो है ना 3 कैटेगरीज है, 3 वेक्टर, 3 का वेक्टर बनेगा। रेड है तो येलो 0 ग्रीन 0, फिर रेड है दूसरा तो ये रेड ऑन है, ये दोनों 0, फिर येलो है तो ये ऑफ हो गया, ये 1 हो गया। इस तरह काम चलेगा यूजिंग कैटेगोरिकल डाटा विद 1 हॉट एन्कोडिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना वो ये हुआ कि हमने ये सारा काम, इसकी लाइब्रेरी बनी हुई है 2 कैटेगोरिकल की 1 हॉट इनकोड करने की। हमने कहा ट्रेन लेबल्स जो है, लेबल्स डाटा नहीं, लेबल्स जो है उनको 2 कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करो और टेस्ट लेबल्स को भी 2 कैटेगरी में कन्वर्ट करो। और मैंने ये चला दिया। चलाने के बाद जब मैं इसके अब ट्रेन लेबल्स चेक करूंगा तो पहले वो 5 6 7 कुछ आ रहे थे, अब जो है अच्छा ठीक है ट्रेन लेबल्स अब चेक करता हूँ। अब मेरे पास कहानी जो है वो कैसी हो गई, 10 10 10 10, ये इनकोडेड हो गए। ठीक है, कोई सवाल इसमें? जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये जो हम 0 1 वेक्टर में कन्वर्ट करता है 0 1, तो पिक्सल तो 8 बिट्स पे ही होती है, तो ये पूरा डेटा फिर किस तरह मतलब इतने बड़े वेक्टर्स को 1 0 0 इस तरह करके कर रहा है, तो फिर क्या पिक्सल्स में कर रहा है, पिक्सल वाइज से कर रहा है या नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये मैंने आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने यहाँ बड़ा जोर देके बोला है, सिर्फ लेबल्स को 1 हॉट इनकोड किया है, डाटा को नहीं किया। लेबल्स में तो सिर्फ एक ही नंबर था ना 5 0 4, ये पिक्सल थोड़ी थे, वो तो ऊपर थे पिक्सल यहाँ इमेज में, ये तो सिर्फ लेबल्स है। ठीक है, अच्छा, और डाटा के अंदर भी अगर हमारे पास, डाटा के अंदर भी बात सुन ले, बाद में काम आएगी कि डाटा के अंदर भी अगर हमारे पास कोई कॉलम कैटेगोरिकल का है तो उसको भी हमें 1 हॉट इनकोड जो है वो करना पड़ेगा। अभी हमारे पास डाटा में सारे नंबर दें, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैंने आपको एक इमेज में जेंडर बताई थी मेल, मैं कह रहा था कि यार ये कन्वर्ट होगा, मैंने उसे जुमला बोला था कि ये मेल जो है मेल के तौर पे नहीं जाएगा, बल्कि क्योंकि ये मेल जो है एम जो है वो नहीं समझ में आता, तो एम मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज है, तो कैटेगोरिकल डाटा को हमें 1 हॉट इनकोड वहां पर भी लेबल्स के अलावा उसको भी करना पड़ेगा। अली रजा कादरी जी पूछिए। सर जैसे कि हमारे पास जो है एसक्यूएल की लाइब्रेरी के भी डिफरेंट इनकोडिंग मेथड्स होते हैं, तो हम बिल्कुल होते इसमें हैं। क्या फर्क है? मतलब अगर हम डीप लर्निंग में काम कर रहे हैं हम सिर्फ ये वाले यूज करें, और मशीन लर्निंग में करें तो वो वाले यूज कोई करें? सा भी यूज कर लें, साइकिल लाइन इंपोर्ट करें और साइकिल लाइन का 1 हॉट इनकोड यूज कर लें, तो कोई इशू नहीं है। ट्रेन लेबल्स के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आ भी रहे थे, मैंने देखा था अभी, ये आ रहा है साइकिल लाइन का 1 हॉट इनकोडर यूज कर लें आप, कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई सा भी यूज कर लें, लेकिन फिर वो साइकिल लाइन इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अभी मुझे आइडिया है थोड़ा सा कि आपको ये 1 हॉट इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट, मैंने कोशिश तो की बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, आप थोड़ी सी मेहनत ही करिएगा, यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख लीजिएगा 1 हॉट इनकोडिंग के हवाले से, शायद और बात जो है वो पक्की आपके दिमाग में बैठ जाए। रीजन मैंने आपको बताए हैं कि कैटेगोरिकल डाटा को जो है ना वो हम छुपाने के लिए, के मॉडल से जो है ना उसकी कैटेगरी छुपाने के लिए, ताकि वो सिंपली जो है वो नंबर पे काम करे, पहचान पे काम ना करे। ठीक है, अभी अजान हो रही है इसलिए मैं 2 मिनट खामोश हो रहा हूँ। क्या कर रही है आप? खेल रही? डन। सुन,
खेल लें आप, पर शोर नहीं करिएगा प्लीज। ओके अच्छा जी, पूछे सवाल, क्या ध्यान में आ रहा है? अभी जवानों कहाँ चले गए? क्लियर है सब कुछ। चलें जी, वेरी गुड, गुड हो गया, क्लियर है तो जबरदस्त। म्यूट कर लें, किसके पास से आवाज आ रही है? अच्छा जी, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कैटेगरीज के बारे में। सर आज के लिए इतना काफ़ी है सर। अब क्या हो गया भाई, ये तो कोड तो चला देना, बस फिट चला देते, नेटवर्क को हमने फिट दे दिया तो डाटा रेडी हो गया ना हमारा, प्री प्रोसेस हो गया, लेबल भी कन्वर्ट हो गए, फिट चला दें बस। फिट चला दिया मैंने, ट्रेन डाटा दे दिया। अच्छा जी, क्या मसला है? epoch 1 में वैल्यू आ रहा है, कोई सा सेल नहीं चलाया। this. यहाँ पे answer no.keras, ठीक है, लेबल्स। अच्छा जी, शेप कर रहा है। इनपुट शेप हो गई, मेथड हो गया। अच्छा भी कोई एरर आ रहा है आप लोगों की खुशकिस्मती से। देखना पड़ेगा, बुक का घोड़े चल जाता है, आई डोंट नो क्या मसला। शेप्स नन। कोई वेरिएबल्स, लेबल्स। काम तो सही हो रहा है, फिर क्यों आ रहा है? कंपाइलेशन भी चला दिया है, एड्रेस भी चला दिया है। ही होता ना। इनपुट शेप, चल गया भाई, दोबारा रीस किया तो चल गया, कोई एरर नहीं था। अच्छा जी,
5 ही पॉक्स चलाए थे, 5 ही पॉक्स में जो है वो 98% एक्यूरेट जो है वो ट्रेनिंग के अंदर ये हो गया है। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहीं तक रख रहा हूँ। आपके 2-3 आपने काम करने असाइनमेंट के तौर पे, स्टडी असाइनमेंट के तौर पे। ठीक है, पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि आपने वो MIT 12A ये पढ़ना है, लेक्चर जो सुनना है पूरा, नोट्स बना के ड्राइव करके। जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो कर लेंगे, अगर उनको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन वगैरह जो है ना वो आती है तो समझ के करिएगा उसको। दूसरी चीज जो है वो आपने 1-0 इनकोडिंग जो है वो और एक्सप्लोर करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और हो जाए। तो आर्टिकल पढ़ेंगे, करते क्यों है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। अच्छा, 1-0 इनकोडिंग हो गया, और आपने जो है वो एक चीज और पढ़नी है, दैट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वो यही वाली होती है, एक्यूरेसी और ये सारी जो एक्यूरेसी दिखा रही है, हमने मैट्रिक्स यूज किया। ठीक है, ये आपने पढ़नी है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये क्या होता है। यूट्यूब से आप किसी ट्यूटोरियल को फॉलो करिए ताकि पहले से पता हो, जब मैं बात करूं तो मुझे आसानी हो समझाने में। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, तो आपको आराम से इसकी रिटर्न में भी और वीडियो में भी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़िएगा, ये एग्जाम्पल आपने चलानी है। अच्छा, और इसके रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद जो है टेस्ट डेटा के ऊपर इसकी एक्यूरेसी चेक होगी। अभी तो ट्रेनिंग डेटा था ना, बार बार वही डेटा 5 बार देखा उसने। बात करेंगे हम टेस्ट पे एक्यूरेसी निकालनी है, ये एग्जाम्पल खत्म हो जाएगी। फिर ये डेटा रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये चैप्टर हम नंपाई में पढ़ चुके हैं। ये वाला काम 0D टेंसर क्या होता है, जो स्केलर वैल्यू, 1D टेंसर क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, 2D टेंसर क्या है जी, मैट्रिक्स होता है। 3D टेंसर क्या है जी, वो 3 डायमेंशनल होता है, 3 ब्रैकेट्स लगे होते हैं, उसकी डायमेंशन 3 आती है। ठीक है, की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं टेंसर के, नंबर ऑफ एक्सेस होता है, उसकी शेप होती है, डेटा टाइप होती है, ये हमें पता है, एक टेंसर इन्हीं चीजों से डिफाइन होता है। ठीक है, ये वो उसी डेटा सेट को दोबारा बता रहे हैं कि भी आपने किया था तो उसकी डायमेंशन निकाली, जो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। ये आपने उसकी 3 डायमेंशन शेप निकाली, डेटा टाइप चेक करी। ये वो डेटा सेट जो न्यूमेरिक फॉर्म में था, यानी नमपाई फॉर्म में था, उसको दोबारा कन्वर्ट किया है डिजिट के अंदर। ट्रेन इमेजेस में से 4th इमेज उठाई है और उस 4th इमेज को क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया। जो हम कह रहे थे कि इमेज को हम रीप्लॉट करके देख लेंगे उस डेटा को, तो वो काम यहाँ पर जो है वो किया हुआ है। मैनिपुलेटिंग आपको करनी आती है, नमपाई के अंदर स्लाइसिंग वगैरह आपने पढ़ी हुई है सारी, कैसे स्लाइस होती है। ठीक है, डेटा बेसिस के बैचेस कैसे बनते हैं, ये पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगा अगली क्लास में। एक तो मैंने वो पढ़ाना है क्या, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और फिर यहाँ से शुरू करूंगा। ये बाकी सारा काम जो है वो आपने किया हुआ है रियल वर्ल्ड में। ये भी थ्योरेटिकल है, खाली सिर्फ ज़बानी याद रखने का है, आप इसको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हम जो है ना यहाँ से काम शुरू करेंगे, नोशन ऑफ डेटा बैचेस। बाकी आपने नमपाई में जो है ना ये सारा काम किया हुआ है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई सवाल इसमें? नो सर। ओके, फिर यहीं पे रोकता हूँ इसको। सर एक मिनट। यस 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 सर ज़रा जो पांडा का जो क्विज़ है उसके हवाले से ज़रा एक सवाल करना था सर। वही जैसे आपने लास्ट आपने गाइड किया था नमपाई के हवाले से कि उसमें सर थ्योरेटिकल पार्ट उसमें कितना कवर करना पांडा है में उसमें? थ्योरेटिकल नहीं होगा। अच्छा, पांडा में थ्योरेटिकल नहीं होगा बिल्कुल भी? नहीं नहीं। अच्छा, उसमें सारे के सारे जो आपके लेक्चर्स हैं जूम वाले, जो उनसे उनमें जो प्रैक्टिसेस करवाई हैं, जो एग्जांपल्स दी थी, बस उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। हाँ, इतना ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अच्छा। जो वो क्विज कब है? क्या कह रहे हो, क्विज कब है? क्विज कब?
बेटा देख लो, इतनी तो पोस्ट करी हुई ग्रुप्स में यार, 22 21 22 क्या डेट है, मुझे भी सही से याद नहीं। नहीं सर 18 और 19 है, जुमेरात और जुम्मा। 18 19 जी ठीक है। अच्छा, तो बस हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था थोड़ा बड़ा, यानी कि थ्योरेटिकल इतना ना हो, बस जितने भी इनके टॉप स्लाइसिंग वगैरह है वगैरह सब हाँ सबकी जो ये ठीक। जी हाँ जी हाँ चलें सर, ठीक है। ओके ओके सर, ओके थैंक ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोमल आई हुई थी, मुझे पता ही नहीं था यार।